नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट भोपाल से। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। ठंडी सिकाई वर्सेस गर्म सिकाई। आजकल बहुत से लोगों में ये दिक्कत जाती है कि हमें अगर मान लो एक चोट लग गई अभी मुझे, अब मैं ये कंफ्यूज हूँ कि मुझे इसमें गर्म सिकाई करनी है, ठंडी सिकाई करनी है, कौन ज्यादा फायदा करेगा, किससे नुकसान होगा। तो आज हम इस डाउट को क्लियर करने जा रहे हैं कि ठंडी सिकाई कब फायदा करती है, गर्म सिकाई कब फायदा करती है, दोनों का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम ठंडी सिकाई और गर्म सिकाई का प्रिंसिपल देख लेते हैं कि दोनों क्या प्रिंसिपल वर्क करते हैं। तो ठंडी सिकाई मतलब कोल्ड कंप्रेशन। इसमें जनरली होता क्या है, तो ठंडी सिकाई में अगर हम देखें तो बेसिकली जब हम कोल्ड से या आइस पैक से सिकाई करते हैं तो जिस एरिया में, जिस रीजन में, लोकलाइज रीजन लाइक दैट में अगर हाथ में अगर सिकाई कर रहा हूँ, कोल्ड एक्सपोजर से दे रहा हूँ या आइस पैक लगा रहा हूँ, तो उसमें परिणाम स्वरूप उस एरिया की रीजनल जो ब्रांचेस आर्टरीज होती है, जिसको हम लोग वेसल्स बोलते हैं, वो एक वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। मतलब जो खून का प्रवाह है थोड़ा रुक जाएगा। मतलब जो इन्फ्लुएंस रीजन से या स्वेलिंग है या इन्फ्लामेशन रीजन से वहां पर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम होने के रीजन से वहां का जो इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस होगा और पेन में कंट्रोल मिलेगा, स्वेलिंग में कंट्रोल मिलेगा, राइट। अगर आप हम हीट थेरेपी की बात करें, जिसमें गर्म सिकाई जिसे हम बोलते हैं, गर्म सिकाई करने के परिणाम स्वरूप हमें वेजो डायलेटेशन, मतलब जहां पर जिस एरिया में हम सिकाई करने जा रहे हैं, चाहे ज्वाइंट्स के आसपास हो या कोई स्ट्रक्चर्स के आसपास हो या हाथ में हो, पैर में हो, तो उस एरिया की जो वेसल्स है वो डायलेटेड होगी, खून की सप्लाई बढ़ाएगी। खून की सप्लाई बढ़ाएगी तो वहां पर जो मसल्स है, वहां पर मसल्स तक न्यूट्रिशंस और ब्लड दोनों इंप्रूव होगा, जिसके परिणाम स्वरूप मसल या टिश्यू रिलैक्स फील करेंगे और पेन रिड्यूस होगा। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि कोल्ड में वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से पेन कम होता है, इन्फ्लामेशन कम होता है, और हीट की वजह से वेजो डायलेटेशन होने की वजह से, ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से वहां पर मसल रिलैक्स फील होता है, राइट। तो ये हुआ अपना एक प्रिंसिपल्स की दोनों का उपाय क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम जानना चाहते हैं कि इनमें कैसे यूज करना है, मतलब क्या मेथड यूज करनी है या क्या ध्यान रखना है जिसमें हमें कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहली बात, अगर अपन हीट की बात करें तो हीट को जो है ज्यादा टाइम तक नहीं देना चाहिए। 8 से 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट तक सिकाई यूज कर सकते हैं हम, और इसको ज्यादा तेज हीट में नहीं देना है। इसका टेम्परेचर जो होता है 38 to 44 डिग्री सेल्सियस के बीच में, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेन कितना है, स्वेलिंग कितना है, उसके हिसाब से अपन एडजस्ट कर सकते हैं। 44 डिग्री से ज्यादा यूज नहीं करना है। और अगर कोल्ड की बात करें तो कोल्ड को हम डायरेक्ट स्किन में सिकाई नहीं करेंगे। कोल्ड को डायरेक्ट स्किन में रखने से स्किन बर्न हो सकती है, कोल्ड वाइट हो सकता है, तो हमें डायरेक्ट नहीं करना है। एक तौलिया में या कॉटन में या कॉटन के नैपकिन्स में रखकर सिकाई करेंगे। तो डोंट यूज डायरेक्टली ऑन द स्किन कोल्ड एक्सपोजर्स या कोल्ड पैक या कोल्ड जेली पैक, राइट। अब हम देखेंगे कि दोनों का यूज कैसे किया जाता है, दोनों के क्या इंडिकेशन है, कोल्ड कब यूज होती है और हीट थेरेपी कब यूज होती है। तो कोल्ड थेरेपी जनरली हम लोग कोई भी चोट लगने के बाद, जैसे मैं टकरा गया तो मुझे यहाँ पर टिश्यू इंजरी हो गई, या चलते चलते पैर मोच हो गया, या स्पोर्ट्स में कई बार स्लिप हो जाते हैं या डाई मारते हैं, तो कई बार जिस प्रकार से इंजरी होती है, एक्यूट इंजरी जिसे हम कहते हैं, तो इंजरी होने के ऑनसेट से लेके 48 आवर्स तक, मतलब 2 दिन तक हम जो है कोल्ड की सिकाई कर सकते हैं, जिसको आइसिंग बोलते हैं या कोल्ड कंप्रेशंस बोलते हैं, ये यूज कर सकते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, या इसमें डिफरेंट अपन कंडीशंस ले सकते हैं, जैसे टेंडेनाइटिस हो गया या स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया। इन कंडीशंस में हम इसका ज्यादा यूज कर सकते हैं। स्प्रेन और स्ट्रेन ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। स्प्रेन मतलब स्प्रेन में भी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस पाई जाती है और स्ट्रेन, दोनों में इन्फ्लामेटरी कंडीशंस पाई जाती है। तो दोनों कंडीशंस में हम जो है स्टार्टिंग के 48 आवर्स तक कोल्ड का एक्सपोजर्स करके, सिकाई करके हम फायदा कर सकते हैं। अगर मान लो इसके बाद अगर जरूरत पड़ती है हमें 48 आवर्स के बाद, और क्रोनिक स्टेज बन जाती है या कोई क्रोनिक पेन है, जैसे कि
हम लो बैक पेन की कंडीशंस ले लेते हैं, या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशंस ले लेते हैं, या शोल्डर फ्रोजन की स्टेजेस ले लेते हैं, या कोई पुरानी चोट जो अब क्रोनिक बन चुकी है, जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट है, ऐसी कंडीशंस में हम जो है गर्म की सिकाई का फायदा यूज कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वेजोडाइलेशन होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, मसल रिलैक्स होगा और हमें फायदा मिलेगा पेन में। तो जब भी क्रोनिक कंडीशन हो, 48 आवर्स से ज्यादा प्रॉब्लम को हो चुका है, इंजुरी को हो चुका है, तो हम गर्म की सिकाई का यूज कर सकते हैं। और जितना क्रोनिक पेन हो, चाहे रोमेटिक अर्थराइटिस के कंडीशंस के पेन हो, या जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के पुराने पेन हो, या अर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन हो, शोल्डर फ्रोजन के पेन हो, एंक्लोजिंग के पेन हो, इन सब में हम गर्म सिकाई यूज कर सकते हैं। अब हमें कब यूज नहीं करना है ये भी ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि चाहे कोल्ड की बात करें या गर्म सिकाई की, हम अगर किसी भी चीज में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहां पर किसी प्रकार का ओपन वुंड ना हो। जैसे हमने बोला था कि एक्यूट इंजरी में यूज कर सकते हैं, पर वहां पर अगर बहुत ज्यादा घाव बना हुआ है या चोट लगे हुए, स्किन एब्रेजन हो चुका है, स्टिचेस लगे, तो वहां पर हम डायरेक्टली गर्म और ठंडे दोनों की सिकाई नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि हम ओपन वुंड में नहीं करेंगे। और जिनको सेंसलेस है, जिनको महसूस नहीं होता कि हाँ गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, उनमें भी हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज उनको पता ही नहीं चलेगा कि ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, और परिणाम स्वरूप स्किन बर्न हो सकती है। नमनेस, जिनको बहुत ज्यादा सुन्नापन रहता है, उनमें भी ये सेंसेशन की प्रॉब्लम आती है, तो उनको भी हम यूज नहीं करेंगे। और एक कंडीशन होती है अल्टर्ड सेंसोरियल, मतलब मेमोरी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करना, या जो आप बोल रहे हो वो नहीं समझना, या उनमें क्या फील हो रहा है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाना या बता नहीं पाना। तो ऐसी कंडीशन में भी हम जो है गर्म और ठंडे की सिकाई नहीं करेंगे, बिकॉज हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि उनको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट ये मिलेगा कि स्किन बर्न हो सकती है, या किसी प्रकार के स्पॉट्स बन सकते हैं, या टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम यूज नहीं करेंगे। तो यह रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमें ये डाउट क्लियर करना था कि गर्म सिकाई कब करनी चाहिए, ठंडी सिकाई कब करनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों सिकाई का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, और दोनों सिकाई को जो है अपने अपने समय पे यूज करने से अच्छा फायदा मिल सकता है। पेन रिकवरी, इन्फ्लामेटरी रिकवरी, स्वेलिंग रिकवरी, या जॉइंट्स की जो भी आसपास स्ट्रक्चर्स में डिफॉर्मिटीज आ रही, स्टिफनेस आ रही, उसमें हम रिकवरी पा सकते हैं। इन सिकाइयों के साथ हमें एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे क्रोनिक कंडीशंस की हमने बात की थी, जैसे नी आर्थराइटिस है, शोल्डर फ्रोजन है, लो बैक पेन है, हिप आर्थराइटिस है, पोस्ट फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशंस है। तो इन कंडीशंस में सिकाई का रोल तो होता ही है, पर साथ में जो आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं, या जो आप सीखते हैं उनसे, या आपके जो भी कंसल्टिंग डॉक्टर है उन्होंने जो आपको एडवाइस किया हुआ है, उन एक्सरसाइज को प्रोटोकॉल से प्रॉपर फॉलो करें, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको फायदा ज्यादा मिल सकता है। धन्यवाद।